नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। महान चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य जब अशोक की अति धार्मिक नीति के फलस्वरूप उनके पश्चात कुछ दशकों तक किसी तरह घिसटता हुआ समाप्त हो गया, तत्पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति विदेशी आक्रमणों के लिए उर्वर प्रदेश हो गई थी। यवन, पहलव, शक, कुषाण आदि शनैः शनैः भारत भूमि में प्रविष्ट होते और अपनी उपद्रवी साम्राज्यवादिता के नाखून गाड़ते रहा करते। इस परिस्थिति का सामना करने में देर हुई और विदेशी नृशंसताओं को लगभग यह भूमि 500 वर्षों तक झेलते रहने के लिए बाध्य हुई। कालांतर में लगभग एक साथ 3 देशज शक्तियों का उदय हुआ। भारत के मध्य क्षेत्र में गौरवशाली भारशिव अथवा नाग संगठित हुए, जिन्होंने कुषाणों को निर्णायक रूप से पराजित किया। अपना विस्तार न केवल गंगा के मैदानों तक किया, अपितु उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ संपादित कर अपनी सामरिक श्रेष्ठता को भी सिद्ध किया। ठीक इसी समय विंध्य से आरंभ कर भारत के दक्षिण में वाकाटक शासक उभरे। पहले राजा विंध्य शक्ति, तत्पश्चात प्रथम प्रवरसेन ने इस शासन को दृढ़ता प्रदान की। 4 अश्वमेध संपन्न कराकर यह साम्राज्य प्रथम प्रवरसेन के शासन समय में ही अपनी विस्तारवादिता की नीति स्पष्ट कर चुका था। ठीक इन्हीं समयों में भारत भूमि के पूर्वी हिस्से में समानांतर शक्ति का उदय हुआ, जिसे गुप्त साम्राज्य के नाम से जाना गया, जिसने भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग की नींव रखी। भारतीय इतिहासकारों के लाल खेमे को गुप्त साम्राज्य पर विमर्श प्रस्तुत करने में खीज का अनुभव होता है। उनके पूर्वाग्रह छलक छलक कर बाहर आते हैं। केवल यही नहीं, जब भी गुप्त शासन के समय को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है, वामपंथी इतिहासकारों की चीत्कार ऐसी होती है मानो किसी ने दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। कार्ल मार्क्स वाला लाल मिर्च झोंकते हुए चतुराई से अपनी पुस्तक भारत का इतिहास पृष्ठ 123 में वामपंथी इतिहासकार रोमिला थापर लिखती हैं, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग भी कहा जाता है। यह कथन उच्च वर्गों के संदर्भ में ही सही है, जिनका जीवन स्तर अपूर्व ऊंचाई पर पहुंचा हुआ था, और यह मुख्यतः उत्तरी भारत के लिए सत्य था। 20वीं सदी के प्रारंभ में लिखने वाले इतिहासकारों के लिए स्वर्ण युग एक यूटोपिया था, जिसका अस्तित्व सुदूर अतीत में ही हो सकता था। फलतः प्रारंभिक भारत के इतिहास पर काम करने वालों ने जिसे स्वर्ण युग कहा, उसमें हिंदू संस्कृति दृढ़तापूर्वक स्थापित हो गई थी। फिर भी गुप्त काल का क्लासिकीवाद केवल उत्तर भारत तक सीमित था, क्योंकि दक्कन और दक्षिणी भारत में गुप्त काल के पश्चात ही उच्च स्तरीय सभ्यता का विकास हुआ है। इन पंक्तियों में एक तरह का खिसियानापन नहीं दिखता आपको? जो कुछ रोमिला थापर ने कहा है, उसके लूप होल अथवा अंतर्निहित एजेंडे को 4 बिंदुओं में सरलीकृत किया जा सकता है। पहला, कि गुप्त शासन समय में केवल उच्च वर्ग ही सुखी था। दूसरा, गुप्त युग को स्वर्ण युग कहना यूटोपिया सदृश्य है। तीसरा, हिंदू संस्कृति की दृढ़तापूर्वक स्थापना के कारण 20वीं सदी के इतिहासकार स्वर्ण युग कहते हैं। और चौथा यह कि गुप्त काल का क्लासिकीवाद केवल उत्तर भारत तक सीमित था। आप अध्येता हैं और एजेंडा से दूर रहना पसंद करते हैं, तो इन 4 बिंदुओं में छिपे झूठ को आसानी से पकड़ सकते हैं। आइए एक एक कर चर्चा करते हैं। पहला कहन है कि गुप्त शासन केवल तत्कालीन उच्च वर्ग के लिए स्वर्ण युग था। खुश हूं कि रोमिला थापर की स्वीकार्यता यह है कि स्वर्ण युग उच्च वर्ग के संदर्भ में ही सही था। वर्ग और विभेद की बात किए बिना तो वामपंथी 4 पंक्तियां नहीं लिख सकते। यह तो
ऐसा जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है जिसे अशोक के समय में फिट कीजिए तो वहां भी सही, यहां तक कि पुतिन और शी जिनपिंग के विकसित लाल देशों पर आज की स्थिति में भी फिट कर दीजिए, यही सही है। कीरो की किताब पढ़कर बने ज्योतिषी के पास 8-10 फिट जुमले होते हैं जिससे वे किसी को भी हां में सिर हिलाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। बस यही फॉर्मूला गुप्त युगीन विरासत और उसकी श्रेष्ठता को खारिज करने के लिए प्रयोग में लाया गया है। मैं गुप्त युगीन समाज शास्त्र पर विस्तार से बात रखूंगा, अतः अभी केवल एक उदाहरण से तत्कालीन समाज शास्त्र को जानें। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त अपनी पुस्तक गुप्त साम्राज्य के पृष्ठ 489 में सामान्य जीवन को समझाने के लिए उदाहरण देते हैं। 12 दीनार के दान के सूद से एक भिक्षु को नियमित रूप से नित्य भोजन दिया जा सकता था। यदि स्मृतियों में उल्लेखित 1.25% प्रतिमास के सामान्य सूद से इसका आधार मान ले तो प्रतिमास उसका सूद 2 रूपक होगा। 1 रूपक सिक्के में 32 से 36 ग्रेन चांदी पाई जाती है। इस प्रकार 80 ग्रेन चांदी के मूल्य से एक भिक्षु को 1 मास तक भोजन कराया जा सकता है। इस उदाहरण से यह तो ज्ञात हो ही जाता है कि भिक्षु भी गुप्त काल में सुखी थे, भोजन भिक्षा आसानी से पा रहे थे, साथ ही आम आदमी के लिए जीवन यापन सस्ता और सुगम था, अर्थात स्वर्णकाल उनका भी था। रोमिला थापर की दूसरी प्रतिस्थापना थी कि गुप्त युग को स्वर्ण युग कहना 20वीं सदी के इतिहास लेखकों का यूटोपिया है। अब जान लें कि यूटोपिया के नाम पर हम सबको टोपिया कैसे पहनाई जा रही है। मार्क्सवादी इतिहासकारों की समस्या यह है कि उन्हें प्राचीन भारतीय वांग्मय से उचित उदाहरण लेने में शर्मिंदगी का अनुभव होता है, इसलिए वे कल्पना लोक को भी साक्ष्य मान सकते हैं। जो नहीं जानते उनके लिए यूटोपिया एक हवाई समाज है जिसकी संकल्पना वर्ष 1516 में सर थॉमस मोर द्वारा लिखी गई पुस्तक ऑफ द बेस्ट स्टेट ऑफ रिपब्लिक एंड ऑफ द न्यू आइलैंड यूटोपिया में की गई थी। इस पुस्तक में अटलांटिक महासागर के एक काल्पनिक टापू में उत्कृष्ट लगने वाले सामाजिक, राजनैतिक, कानूनी तंत्र की कल्पना है। क्या भारतीय शासन तंत्र में राम राज्य जैसे आदर्श सामाजिक, राजनैतिक, कानूनी तंत्र की संकल्पना विद्यमान नहीं है जो यूटोपिया के हवाई किले से अधिक प्राचीन और संदर्भ को जन जन के समझने के लिए पर्याप्त है? आपकी मर्जी, कहीं से बिंब उठाएं, लेकिन विवेचना तो सही हो। यह जान ले कि गुप्त युग इतिहास का वह कालखंड है जिसे वामपंथी चाहे न चाहे अपनी श्रेष्ठता का उद्घोष वह स्वयं है। अब तीसरे बिंदु की ओर चलते हैं। इस बार रोमिला थापर की आपत्ति है कि हिंदू संस्कृति की प्रतिस्थापना होने के कारण ही इस कालखंड को स्वर्ण युग माना गया। कमाल है ना कि बौद्ध धर्म को राज्याश्रय मिले, कोई आपत्ति नहीं। जैन धर्म को राज्याश्रय मिले, कोई आपत्ति नहीं। सल्तनत काल से आरंभ कर मुगलों तक ने अपने शासन समय में इस्लाम को ही प्राश्रय दिया, कोई आपत्ति नहीं। अंग्रेज तो ईसाई धर्म प्रचार का खुला खेल खेलते रहे, लेकिन उस पर भी सबकी विवेचना में मठा जमा हुआ है। लेकिन यदि हिंदू संस्कृति को किसी दौर में राज्याश्रय मिल रहा है, साथ ही उन समयों का समाजशास्त्र भी सुखी संपन्नता की ओर इशारा है, तो भी वह समय स्वर्ण युग कहे जाने योग्य नहीं। वाम हिपोक्रेसी को समझे बिना आप कभी भी इतिहास में हुई मिलावटों को न समझ सकेंगे न अलग कर सकेंगे। बहुत ही भद्दे तरीके से हिंदू हिंदू कहकर खास किस्म की अकादमिक सांप्रदायिकता फैलाने वाले बाज आए। आपको भी यह भ्रम न रहे, इसलिए संज्ञान लें कि तत्कालीन शासकों की अपनी मान्यताएं जो भी रही, उन्होंने अपनी धार्मिक सहिष्णुता का
भव्य प्रदर्शन किया है। बौद्ध जैन धर्म की अत्यद्भुत अनेक निर्मितियां भी इसी क्लासिकल युग की हैं। उत्तर गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण और विकास हुआ है, इसे कैसे अनदेखा किया जा सकता है। अब रोमिला थापर की चौथी स्थापना की ओर चलते हैं, जहां वे कहती हैं कि गुप्त काल का क्लासिकीवाद केवल उत्तर भारत तक सीमित था। इस सफेद झूठ गोई पर कौन न मर जाए खुदा। आज विषय का आरंभ इसीलिए मैंने भारशिवों और वाकाटकों के साथ गुप्त शासन की तुलना करते हुए किया था। जब हम मौर्य काल कहते हैं तो वह मगध की परिधि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उस समय संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न शासनों और परिस्थितियों को भी साथ साथ विवेचित करता है। इसलिए जब गुप्त काल कहा गया तो केवल एक साम्राज्य नहीं, अपितु उसमें तत्कालीन 3 बड़ी शक्तियों का सह संयोजन सम्मिलित है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि तीनों ही समानांतर साम्राज्य एक दूसरे से वैमनस्य की भावना नहीं रखते थे, अपितु सहयोगात्मक रवैया कायम था। वाकाटक और भारशिव दोनों का ही उदय भारतीय मध्य क्षेत्र से होता है, तथापि आप वाकाटक वंशावली का अध्ययन करें तो उसमें भारशिवों के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया गया है। इसी तरह संदेह नहीं होना चाहिए कि गुप्त और वाकाटक आपस में स्थायी शत्रु हो सकते थे, परंतु साक्ष्यों में हम पाते हैं कि गुप्त राजकुमारी प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। इस तरह के वैवाहिक संबंधों ने तीनों ही समानांतर साम्राज्यों को गौरव दिया। इसलिए स्वर्ण युग का अर्थ उस समय के तीनों सुदृढ़ शासन से है। गुप्त साम्राज्य के कई पहलुओं पर हम अगले कार्यक्रमों में अधिक विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि अतीत का यह हिस्सा जानबूझकर अल्प चर्चित रखा गया है। भारतीय इतिहास के कितने ही सुनहरे पन्ने बिना पढ़े पलट दिए गए हैं, इसलिए हमें यह विषय बहुत चबा चबा कर और धैर्य से पढ़ना आवश्यक है। यूटोपिया था अथवा स्वर्ण युग, यह तो विवेचना से जाना जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपका लाल बुझक्कड़ दृष्टिकोण न हो, यह अनिवार्य शर्त है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।